हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा चैप्टर होने जा रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जो कि पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट करी है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उन्हीं में से उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और आएंगे भी। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसके माध्यम से ही इस सीरीज को चलाया जा रहा है, फिर इस सीरीज को मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज को पूरा कवर करें ताकि आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जो आपका ये चैप्टर है आपका अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में गया, पहले चैप्टर की मीनिंग क्या है कि सत्ता की वैकल्पिक खोज, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब आपका कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम दो ही महाशक्तियां थी, एक थी आपकी यूएसए और एक थी आपकी रशिया, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी जो पावर्स थी उसके बारे में ये चैप्टर आपका है। और इसका जो पहला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, वो है आपका इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप, ठीक है। इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से कि आने वाले टाइम में या फिर अब तक जो भी इंडिया हो गया और जो चाइना हो गया, इनके रिलेशन में कौन कौन सी दिक्कतें आई हैं और कौन कौन सी तरीके सहमति के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 6 या फिर 4 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला आपको समझना है 1949 से लेकर के 54 तक का समय। देखिए 1949 में और 54 तक का जो समय था वो भारत और चाइना के लिए काफ़ी बढ़िया समय था, ठीक है। इस टाइम दोनों ही देश जो थे आज़ाद हुए थे, पहले इंडिया बाद में आपका चाइना, ठीक है। और आज़ाद होने के तुरंत बाद क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि आपका होता है पंचशील एग्रीमेंट, और वो होता है आपका 29 अप्रैल, ठीक है, 1954, ठीक है। इस टाइम पंडित नेहरू होते हैं और चीन की तरफ से चाउ एन लाई एक नेता होते हैं, जिनके बीच में ये समझौता होता है। और ये जो समझौता है आपका एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाला समझौता है, समझिए, यानी कि एक शांति का समझौता, दोनों देशों के बीच में एक अच्छा समझौता कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, दोनों देश एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, फिर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको लेकर के था। तो 1949 से 54 तक का जो समय था वो काफी ज्यादा बढ़िया समय बताया जाता है इंडिया और चाइना को लेकर के, ठीक है। जो दूसरा टर्म स्टार्ट होता है आपका वो 1950 से 59 तक का है, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो तिब्बत वाला इशू और एक आपका दलाई लामा वाला। देखिए तिब्बत को जब आप देखते हैं, जब भी आपने इंडिया का मैप देखा होगा ऐसे करके, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको तिब्बत दिखाई देता होगा, ठीक है, इंडिया के मैप में, और ठीक उसके ऊपर क्या आपको दिखाई देता है, चाइना। चाइना ने क्या किया था, इस तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया था। अब तिब्बत जो है एक अलग देश था, इंडिया ने चाहा इसको सपोर्ट करना, ठीक है, इंडिया ने इसको सपोर्ट करना चाहा और चाइना ने इसको कब्जा करना चाहा। और यहीं से दिक्कतें स्टार्ट होती हैं कि चाइना कहता है कि अभी जो हमने अपना एग्रीमेंट किया था, इसमें हमने क्या कहा था कि हमारे बीच में समझौता हुआ है कि जो भी इंटरनल अफेयर्स वाले मामले हैं उसमें कोई भी क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। और चाइना ऐसा मानता है कि तिब्बत के ऊपर हमला करना या उसको कब्जे में लेना वो चाइना का इंटरनल अफेयर है एक तरीके से, ठीक है। और इसमें इंडिया ने हस्तक्षेप करके एक तरीके से दुश्मनी मोल ले ली, या फिर हमारे रिश्तों में एक तरीके से जो दरार आएगी वो इसी वजह से आएगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि जो तिब्बत के जो धर्म गुरु थे, ठीक है, कौन थे, जो धर्म गुरु थे वो थे दलाई लामा। तो चाइना इनको गिरफ्तार करना चाहता था और इंडिया ने क्या किया, इनको शरण दे दी 1959 के टाइम में। और यहीं से चीजें क्या होती हैं, खराब और होना तय हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसको समझने का तरीका कि कोई देश अपने किसी दुश्मन को पकड़ना चाह रहा है और उसी किसी दूसरे देश ने क्या किया, उसको बचा लिया, तो नॉर्मल सी बात है वो दोनों दुश्मन हो जाएंगे। तो ठीक यही यहाँ पर होता है और 59 में दिक्कतें और ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद जो 1950s का जो आपका पूरा का पूरा दौर चलता है वो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के है, और दो हिस्से, एक तो आपका पड़ता है अक्साई चीन, ठीक है, जो कि लद्दाख वाला रीजन है, और एक आपका नेफा। नेफा जो आपका है इसको बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। खैर, तो जो आप ये देखते हैं नेफा और एक आपने देखा अक्साई चीन, ये जो दोनों ही क्षेत्र देखते हैं आप, चाइना जो है इसके ऊपर अपना कब्जा बताता है और इसने इसमें से कुछ हिस्सा हमारा ले भी लिया है। जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में जब आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं एक तरीके से, तो ये वाला जो हिस्सा है वो चाइना के पास चला गया है 1962 के युद्ध के बाद, और इसी को क्या बोला जाता है, अक्साई चीन। तो अक्साई चीन को उसने हमेशा अपना ही बताया। और वैसे ही नेफा वाला जो आपका इलाका है, नेफा आज के समय का जो आधुनिक भारत का
जो स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उस वाले हिस्से को कहते हैं। तो एक आपका एमसीक्यू भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे नेफा की, ठीक है, और एक पूछ लेगा आपसे कि जो नेफा है वो आज के टाइम पर कौन सा आपका क्या कहते हैं उसको राज्य है। तो एक आप ये बता देंगे। तो चाइना ने क्या किया, इन दोनों ही क्षेत्रों को अपना बताया और इसको लेकर के भी क्या हुआ, भारत और चाइना के बीच में दिक्कतें हुई। और अभी भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हमारे भारत के बहुत सारे एरिए ऐसे हैं जिसको चाइना ने अपने मतलब उस पर कब्जा कर रखा है। अभी धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही देशों के बीच में खटास रहती है बॉर्डर को लेकर के, ठीक है। और इसी को लेकर के, इसी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के 1962 में भारत के और चाइना की वॉर हुई थी। तो ये तो हो गया आपका 47 से लेकर के 62 तक का भारत और चाइना का एक तरीके से रिलेशन। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज और आप ये करेंगे कि जो भी आज के टाइम पर जो अभी करंट अफेयर्स जो होते हैं उसके भी पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। जैसे कि एक अच्छा आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि 2016 में जो सी जिनपिंग थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं किसके, चाइना के, वो भारत आए थे एक तरीके से, तो वो एक अच्छा दौर था, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट्स होते हैं करंट अफेयर्स वाले, वो भी आप इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल करिए, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिले। तो ये था आपका एक टॉपिक। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देख लीजिए जो एग्जाम में आते ही रहते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछ लिया कि डिस्क्राइब इंडिया चाइना रिलेशन फ्रॉम 1947 टू 1962, ये वही क्वेश्चन में आंसर लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका इवेल्युएट द कॉजेज ऑफ द स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसमें भी आप वही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्राइब इंडियाज रिलेशन विद चाइना फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1962। तो देखा आपने, ये तीनों ही क्वेश्चन क्या हुए, वो जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी से जुड़े हुए हैं। और ये पिछले ही जो आपके पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर है, उन्हीं के क्वेश्चन है ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में फिर से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना। देखिए, चाइना भले ही हमारे बाद या फिर हमारे आसपास में ही आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी अभी आज के टाइम पर वो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे है, ठीक है। और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है एक तरीके से फिर कि वो जो यूएसए है उसको तक पीछे छोड़ सकता है, और सच में छोड़ सकता है क्योंकि उसके पास पावर ही ऐसी है, ठीक है। तो आखिर उसने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में कौन कौन से चेंजेस किए 1970 के बाद, एक ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, जो कि 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि चाइना ने अपने विकास के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था। सबसे पहले जो उसने पॉलिसी अपनाई थी वो थी एंडिंग आइसोलेशन। एंडिंग आइसोलेशन क्या था कि 1972 से पहले क्या था कि इंडिया जो चाइना था उसने अमेरिका से या फिर बाकी जो बढ़िया अमेरिका से मेन तो कि अमेरिका से उसने दोस्ती वगैरह नहीं कर रखी थी। दोस्ती करने का मतलब है उससे व्यापार वगैरह नहीं करता था। तो इस चीज़ को उसने 1972 के टाइम में ख़त्म किया और अपने रिलेशन किससे इस्टेब्लिश किए, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो सबसे पहला तो इसने यही करा। दूसरा क्या किया कि अपने जो 4 क्षेत्र थे, एक तो आपका था एग्रीकल्चर, एक था आपका इंडस्ट्रीज, एक था आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक था आपका मिलिट्री। इन चारों ही चीज़ों को क्या किया उसने, काफ़ी ही ज़्यादा मॉडर्नाइज किया। और ये जो मॉडर्नाइज किया उस टाइम एक नेता थे जिसको बोला जाता है चाउ एन लाई। क्या बोला जाता है, चाउ एन लाई। ये जो नेता थे इन्होंने ही इन 4 क्षेत्रों पर काम किया और एक तरीके से इसको काफ़ी बड़े स्तर पर इन सब चीज़ों में विकास किया। 1978 में एक पॉलिसी अपनाई चाइना ने जिसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है खुले द्वार की नीति, ठीक है। तो खुले द्वार की नीति क्या है, खुले द्वार की नीति का मतलब है जो भी देश चाहते हैं चाइना में आकर के इन्वेस्ट करना, व्यापार करना, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 1972 तक तो वो अपनी उसने अर्थव्यवस्था को ही नहीं खोला था, तो उसके बाद उसने स्टार्ट किया। खैर, तो 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और इस टाइम जो नेता थे वो थे डेंग शियाओ पिंग, ठीक है। ये नाम आप ध्यान रखें कि ओपन डोर पॉलिसी किस नेता के जरिए अपनाई गई थी या फिर किस नेता के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो होगा आपका डेंग शियाओ पिंग, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना में बहुत ही बड़े स्तर पर क्या आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है। अगली चीज जो चाइना ने करी अपनी इकोनॉमी को लेकर के वो करा प्राइवेटाइजेशन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी कि उसने क्या किया, अपना जो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है वो उसको पूरे तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया। यानी कि उसको जो निजी कंपनियां हैं उनके हाथों में दे दिया ताकि जो एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़िया हो सके। और इसका आपको एग्जाम्पल जानना है तो आप बहुत सारी फसलों में देखेंगे ना कि पूरे विश्व में नंबर 1 कौन आता है उत्पादन में, एक तरीके से उसके प्रोडक्शन में, तो आप पाएंगे कि वो चाइना ही है।
तो उसने जो भी पॉलिसी अपनाई उसको काफी बेहतर तरीके से मतलब उसके ऊपर काम किया, ठीक है। और इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लेकर के आए ताकि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना में आए और काम वगैरह कर सके, उनको कोई ट्रेड बैरियर्स वगैरह ना हो। और इस तरीके से चाइना जो है आज के टाइम पर एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनने वाला है और बन भी चुका है। अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ ही टाइम में चाइना अपने आप को विकसित कर सकता है और यहाँ तक कि यूएसए को भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स में, उसके हिसाब से इसको तैयार करेंगे, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपको टेलीग्राम या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जहां पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे और साथ में इनके आंसर्स भी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आए हुए थे इसी टॉपिक से। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय यूनियन जो है आज के टाइम पे या फिर जो अपने टाइम पर जब वो बना वो सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यूरोपीय यूनियन को एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर, प्रभावी या फिर पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, एक संगठन बनाती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं इसके पास वो जान लेते हैं। सबसे पहला जो आपका है जो ईयू, इसके पास बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक पावर है। क्यों है? क्योंकि यहां पर आप सबको पता है कि जो आपका ईयू है, ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, ये सब क्या है? ये यूरोप के देशों को मिला करके बनाया हुआ क्या है? एक संगठन है। तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता है ये बात कि यूरोप के सभी जो देश हैं वो काफी विकसित हैं, ठीक है। वहां पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वहां पर लोगों का आप लाइवलीहुड देखते हैं, वहां की शिक्षा देखते हैं, वहां पर रोजगार देखते हैं, वहां की सड़कें देखते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं, आप कुछ भी देखिए, वहां पर क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से उन देशों को चलाया जा रहा है। वहाँ का जो प्रशासन है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया जा रहा है। और इन्हीं सभी देशों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयू बोलते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि इसकी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक तरीके से समझिए, इसने यूएसए तक को पीछे कर दिया था, क्योंकि ये बहुत सारे देशों का समूह है यूरोप के, और कम से कम यूरोप में आपके 44 या 45 से प्लस कंट्री हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका यूरोपीय यूनियन है इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखें तो वो काफी ज्यादा प्रभावी है, ठीक है। इसमें पहले दो बढ़िया बढ़िया देश थे, एक तो आपका ब्रिटेन था और एक आपका फ्रांस था। ब्रिटेन बाद में निकल गया, ठीक है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी है। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के रहते हुए क्या था कि यूरोपीय यूनियन की मिलिट्री पावर जो थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब ताकतवर थी एक तरीके से। अभी एक वॉर चल रही है, आप सभी को पता होगा, रशिया और यूक्रेन, ठीक है। रशिया और यूक्रेन वाली आप जो वॉर देख रहे हैं उसके अंदर भी ईयू का मतलब देखा जाता है कि यूक्रेन चाहता है इनको ज्वाइन करना, नाटो वगैरह को ज्वाइन करना, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। रशिया चाहता ही नहीं इसको ज्वाइन करे और रशिया उससे कुछ हिस्से भी लेना चाहता है। और अगर वो वही यूरोपीय यूनियन की किसी कंट्री पे हमला करता तो ईयू उसको जवाब दे देती। तो ये एक फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन में रहने का, ठीक है। तो कुछ कंट्री हैं जो ईयू में नहीं है और बहुत सारी कंट्री वैसे हैं। खैर, तो यहाँ पर फ्रांस और जो ब्रिटेन मैंने लिखा है मिलिट्री पावर में, वो लिखा है मैंने 50 प्लस न्यूक्लियर वॉर हेड्स इनके पास हैं। बट अभी के टाइम पर ब्रिटेन जो है इसके अंदर हिस्सा नहीं है। तो आप जब ये पॉइंट लिखेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपडेटेड चीज़ों को नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है, लेकिन जो पिछली बुक्स है ना उसमें अभी भी ब्रिटेन का नाम आता है कि ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो दोनों ईयू के सदस्य हैं और इनके पास न्यूक्लियर पावर है जो कि ईयू को प्रदान करती है एक तरीके से पावर। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन है वो ईयू का सदस्य नहीं है, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के लिखा ताकि मैं आपको पढ़ा भी सकूं और बता भी सकूं कि आपकी किताब में ऐसा लिखा होगा। और अभी आपको अगर लिखना है तो केवल फ्रांस के बारे में लिखना है कि फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और ये जो है ईयू को सुरक्षा प्रदान करती है, फिर उसको पावर प्रदान करती है, ठीक है। तो ये तो इसकी हो गई पावर। दूसरी बात करें इसकी लिमिटेशंस की, तो पहली लिमिटेशन तो यही होगी कि बहुत सारे जो देश हैं वो इसको छोड़ करके जा रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन एक बहुत पावरफुल कंट्री था जो ईयू को छोड़ के चला गया, ठीक है। और दूसरा जो ये है कि जो भी ईयू के जो मेंबर्स हैं ना, एक तरीके से इनमें क्या होता है, कभी कभी इनमें विरोधाभास देखने को मिलता है। मतलब ये संगठन में तो हैं बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो ईयू के अगेंस्ट चली जाती है। मान लीजिए कि दुनिया भर में वॉर हो रही है,
ठीक है, दुनिया भर में नहीं, सॉरी, दुनिया में मान लीजिए कोई एक वॉर हो रही है, तो ईयू के कुछ देश क्या करेंगे, उस वॉर में किसी और देश का समर्थन कर देंगे और जो देश बच गए वो किसी और देश का समर्थन कर देंगे। तो ये देखा जाता है कि ईयू में जो मेंबर्स होते हैं ना, एक तरीके से वो अपने ही खिलाफ अपनी फॉरेन पॉलिसी लेकर के आ जाते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ये इसकी पावर और ये इसकी लिमिटेशंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक से आपके आएंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर दिखा रखे हैं और तीनों ही क्वेश्चन में आपको यूरोपीय यूनियन के बारे में ही बताना है, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक है आपका वो है आपका आसियान विजन 2020। चलिए पहले आसियान को समझ ले। तो आसियान आपका क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हमेशा ध्यान रखना आप, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है। यहां पर एक वर्ड क्या आएगा, साउथ ईस्ट एशियन, यानी कि एशिया का जो आप एरिया देखते हैं कौन सा वाला, साउथ ईस्ट वाला, वहां पर क्या है, बहुत सारी कंट्री है और कम से कम जो आसियान है आपका 10 देशों का समूह है। आप सभी को पता होगा, स्टार्टिंग में 5 थे, बाद में 5 और जुड़ गए और इसके लिए 1967 में क्या हुआ था आपका, ये 67 की 57 एक डेट है, तो उसमें क्या हुआ था, आसियान आपका बनाया गया था। अब आसियान जब बनाया गया था एक तरीके से, तो इसमें स्टार्टिंग में 5 कंट्री थी, बाद में 5 कंट्री और जोड़ी गई, तो कितनी हो गई, 10। तो इन 10 देशों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि आसियान के 10 देशों के आप नाम बताइए। तो इसको नाम को याद करने का तरीका क्या है कि आप लिखेंगे सबसे पहले BPL, ठीक है, BPL, फिर लिखेंगे आप टीबी, BPL टीवी, और एक और वर्ड लिख देंगे आप मिक्स, BPL टीवी मिक्स, ठीक है। ये वो एक वर्ड है जिसके जरिए हम 10 नामों को याद करेंगे, BPL टीवी मिक्स। बी से आपका हो जाएगा ब्रुनई, फिलीपींस, लाओस, ठीक है, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया और सिंगापुर, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, 10 नाम हो गए और ये आसियान के 10 नाम है। तो आपको कैसे याद रखना है, BPL टीवी मिक्स के जरिए, BPL टीवी और मिक्स, मिक्स में डबल M का यूज करें आप, ठीक है। ये ट्रिक है वैसे इसको नाम को याद करने की। तो वैसे 10 देश का तो नहीं पूछता, लेकिन 5 का नाम आपसे पूछ सकता है कि आसियान के 5 देशों के नाम आप बताइए, तो आप ये नाम बता सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं आसियान विजन के 2020 की। तो आसियान का अपना एक विजन था 2020 तक का, जो उसको वो उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी। तो इसका विजन क्या था कि जो भी इसके जो देश हैं उनमें जो भी दिक्कतें वगैरह चल रही हैं उसको सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे, मतलब एक देश आपका कंबोडिया है, इसी में उस कंबोडिया में संकट था, उसको आसियान ने सॉल्व किया। लड़ाई झगड़ा उसके अंदर बढ़ गया था बहुत बड़े स्तर पर, तो उसने आसियान ने उसको सॉल्व किया। इसके अलावा आसियान क्या करता है, जो इसके सदस्य देश हैं इनके लिए इसने अपने लिए एक बढ़िया सा मार्केट बना रखा है 10 के लिए ही एक तरीके से, ताकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, जो व्यापार है, या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया चीज़ों का, वो आसानी से हो सके, ठीक है। इन 10 देशों ने अपने लिए एक तरीके से सिक्योरिटी भी कर रखी है एक तरीके से, ताकि इनके ऊपर कोई अगर हमला होता है तो ये सभी देश क्या करेंगे, मिल करके उसको सॉल्व करेंगे। तो यही आसियान का एक तरीके से विजन है, ठीक है। और ये आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, बहुत ही बड़े स्तर पर जाने वाला है और बहुत ही बड़ी बड़ी जो शक्तियां इससे जुड़ने की कोशिश भी कर रही हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट जो आपका एरिया पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो देश इसमें आया, सिंगापुर का आप नाम सुनते ही होंगे। अधिकतर आप जब ये नाम सुनेंगे तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा देश, मतलब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे है। ऐसी एक देश यहाँ पर इंडोनेशिया है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्री हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली हैं और इन्होंने ही अपना एक संगठन बना रखा है। तो यही है आसियान का विजन कि अपने ही देशों को आगे बढ़ाना, ठीक है। इन देशों में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसको सॉल्व करना, उनके लिए व्यापार की मतलब क्या कहते हैं उसको, सुलभता लेकर के आना, ताकि व्यापार इन देशों में बढ़िया तरीके से हो सके, ठीक है। चलिए, अब इस चैप्टर के हम एक मैप को करेंगे और एक कार्टून को भी करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ यूरोप 4 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैव बीन मार्क्ड A, B, C and D, ठीक है। आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड राइट देयर करेक्ट नेम इन योर आंसर बुक अलॉन्ग विद द देयर रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर एंड द अल्फाबेट कंसर्न,
ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इस मैप से वो देश को पता करना कि वो देश कौन सा है और फिर उसका नाम लिखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एन ओल्डर मेंबर ऑफ द यूरोपीय यूनियन लोकेटेड बिटवीन पुर्तगाल और एक है आपका फ्रांस। अब जब आप ये यूरोप का मैप देखते हैं तो ठीक यहां पर पड़ता है पुर्तगाल, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपका, ये क्या है, पुर्तगाल है। और ठीक यहाँ पर एक और नाम इसने क्या लिया, फ्रांस नाम लिया। एक तो हो गया पुर्तगाल और एक हो गया फ्रांस। तो पुर्तगाल और फ्रांस ये जो हो गया आपका, इसके बीच में जो देश है आपका नंबर डी, तो ये जो आपका है वो है डी आपका स्पेन। कौन सा देश है आपका, स्पेन, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया आपका स्पेन। अगला है आपका एन ओल्डर मेंबर ऑफ द यूरोपीय यूनियन लोकेटेड नियर बेल्जियम। यहां पर क्या नाम है, एक बेल्जियम एंड द नीदरलैंड, ठीक है। तो बेल्जियम और जो नीदरलैंड है वो ठीक यहां पड़ते हैं, ठीक है। इसके पास में एक देश है यहाँ पर ए जो दिखा रहा है आपका, तो जो ए नाम का जो देश है वो यूरोपीय यूनियन का बहुत ही ज्यादा पुराना सदस्य है, ठीक है। तो ए जो आपका है वो कौन सा हो गया, हिटलर कौन से देश का था, हिटलर था आपका जर्मनी का। तो ए हो जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टू न्यू मेंबर्स ऑफ द यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन के दो नए मेंबर्स आपको बताने हैं। तो ठीक यहां पर एक बी है और एक आपका सी है। तो इसमें जो देश हैं वो एक है आपका रोमानिया और एक है आपका जॉर्जिया, ठीक है। एक और बात, मैप को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मैप वगैरह दिया रहता है, तो आप इसको बस बार बार देखें तो अपने आप ही ये याद हो जाता है, ठीक है। या तो आप जहां पे सोते वगैरह हैं वहां पर सामने मैप रख लीजिए, तो अपने फ़ोन का वॉलपेपर जो है उसको मैप के जरिए उसको बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप बार बार जब मैप को देखेंगे तो अपने आप ही मैप्स याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैप वाला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कार्टून, ठीक है। ये कार्टून काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्टडी द कार्टून गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। खैर पहला पूछ रहा है कि विच कंट्री डज द गिवन कार्टून रेफर टू। अब यहाँ पर कौन सी कंट्री को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो हमेशा पता है हमें कि ये जो चीज़ है ड्रैगन, ड्रैगन से हम क्या समझते हैं, चाइना, ठीक है। ड्रैगन से समझते हैं हम चाइना। तो पहला आपका हो जाएगा ए, यानी कि चाइना। ये किस देश से जुड़ा हुआ चित्र है, तो चाइना से। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है आपसे कि आइडेंटिफाई द टू सिंबल इन दिस कार्टून विच हैव गिवन यू द क्लू अबाउट द रिलेटेड कंट्री। तो आखिर वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जिससे हमें चाइना के बारे में पता चल रहा है। तो एक तो ड्रैगन से पता चल रहा है, तो इसका पहला क्लू हम क्या लिख देंगे, बी का फर्स्ट आप क्लू लिख दो ड्रैगन, ठीक है, ठीक है। और जो दूसरा क्लू आप लिख देंगे तो वो लिख देंगे द ग्रेट वॉल। आप लोगों ने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी है, उस चांदनी चौक टू चाइना मूवी में आप ध्यान देना कि वो जो मूवी है ना उसके अंदर भी इसको दिखाया गया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को, है ना। अक्षय कुमार की जो मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, उसके अंदर क्या है, इसके बारे में है, ग्रेट वॉल के बारे में। खैर तो जो दो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, एक तो आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रहा है और दूसरा आपको ड्रैगन दिख रहा है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि ये आपका चाइना से जुड़ा हुआ चित्र है। अगला, वेयर डज द कार्टून प्लेस द रिलेटेड कंट्री इन द इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स। तो आज के टाइम पर इस कार्टून से आपको बताना है कि चाइना आज के टाइम पर इंटरनेशनल रूप में कहां पर है। तो इंटरनेशनल रूप में ये बहुत ही ज़्यादा आगे है, क्योंकि जो इसकी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड लेवल पर जुड़ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस यूएसए से ये पीछे है और आने वाले टाइम में ये यूएसए तक को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। खैर यही थे इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम थर्ड चैप्टर को कवर करेंगे। और इस जो ये पीपीटी हमने पढ़ी, इसका जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। अगर आपको लिखना है तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।